हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग ये यूपी टेट के लगातार हमारा क्लास चल रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। और मैथ का लगभग 7 वीडियो हो चुका है और आज ये हमारा साइकोलॉजी का दूसरा वीडियो होने वाला है। तो बीच में कभी कभी क्लास नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आप परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। इसलिए नहीं हो पाता है क्लास क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी उतना नहीं बना पा रहे हैं, उतना नहीं। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पढ़ने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो थोड़ा वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट सुपर टेट 2023 वीडियो कभी कभी एब्सेंट हो जा रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, डेली मिलने लगेगा फिर वीडियो आपको। यूपी टेट एंड सुपर टेट मतलब दोनों को हम ध्यान में रखते हुए क्लास लगातार ही हमारा मैथ और साइकोलॉजी का चल रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले रहे हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को भी हम साथ साथ में क्या है करते हुए चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम। क्या पढ़ने वाले हैं? अधिगम। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम क्या होता है भैया? अधिगम का मतलब होता है क्या? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ दो तरीके से होता है। अधिगम का अर्थ एक होता है संकीर्ण और एक क्या होता है व्यापक। एक होता है संकीर्ण, एक होता है व्यापक। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है? संकीर्ण का अर्थ होता है सीखना। संकीर्ण का अर्थ होता है सीखना और व्यापक का अर्थ होता है व्यवहार। संकीर्ण का अर्थ होता है सीखना, ठीक है, सीखना। संकीर्ण का अर्थ होता है सीखना, मीनिंग थोड़ी गलत होगी, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। सीखना। और व्यापक का अर्थ होता है कि व्यवहार में आए परिवर्तन। व्यापक मतलब व्यवहार में आया या आए परिवर्तन, ठीक है। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है संकीर्ण अर्थ होता है सीखना और व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार प्रक्रिया या व्यवहार में आए परिवर्तन। जब कोई चीज़ हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन जरूर आता है, ठीक है ना। तो अब जो व्यवहार में आए परिवर्तन, तो व्यवहार सीखना दो तरीके से होता है। सीखना क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना और अधिगम का अर्थ एक संकीर्ण का मतलब सीखना, व्यापक का मतलब व्यवहार में आए परिवर्तन। अच्छा, व्यवहार में आए परिवर्तन, कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं, कुछ परिवर्तन अस्थायी। यहाँ से दो लेते हैं, एक होता है अस्थायी परिवर्तन और एक होता है अस्थायी। एक होता है अस्थायी परिवर्तन और एक होता है अस्थायी परिवर्तन, ठीक है ना। जब हम सीखते हैं तो कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो अस्थायी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। आपने क्या सीखा? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है एक संकीर्ण अर्थ होता है सीखना। व्यापक अर्थ होता है क्या? व्यवहार में आए परिवर्तन। कुछ व्यवहार में आया परिवर्तन अस्थायी होता है, कुछ व्यवहार में आए परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? जैसे परिपक्वता, थकान, बीमारी, ये सब क्या है? अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है ना। ये सब क्या है? अस्थायी और अस्थायी परिवर्तन है। और अस्थायी परिवर्तन किसे कहते हैं? अस्थायी में हमने क्या सीखा कि अस्थायी परिवर्तन वो होते हैं जो लंबे समय तक कायम होते हैं। अस्थायी परिवर्तन वो होते हैं जो लंबे समय तक के लिए होते हैं, कायम होते हैं। और अस्थायी परिवर्तन क्या होते हैं? जो कुछ ही समय के लिए होते हैं। जैसे अस्थायी परिवर्तन हम लिख लेते हैं परिपक्वता। अस्थायी परिवर्तन में क्या क्या हो जाएगा? परिपक्वता, थकान, ठीक है ना। परिपक्वता, थकान, बीमारी, ये सब क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। मूल प्रवृत्ति, सहज, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्ति, ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति
ध्यान दीजिए, मूल प्रवृत्ति, ठीक है। अस्थाई क्या होता है? अभ्यास। अभ्यास क्या होता है? अस्थाई होता है। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, ये क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। और बाकी सब क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। अभ्यास मतलब कुछ ही समय तक के लिए हम अभ्यास करते हैं, ठीक है, कुछ ही समय के लिए हम अभ्यास करते हैं। और प्रशिक्षण या अनुभव, हम अनुभव क्या है? कुछ ही समय के लिए लेते हैं, अस्थाई अनुभव। और वो क्या होता है? लंबे समय तक के लिए हमारे क्या होता है? हो जाता है। और इसमें हम अस्थाई में कह सकते हैं जन्मजात, जन्मजात भी हो सकता है, मूल प्रवृत्ति हो सकता है, सहज हो सकता है, सहज क्रिया भी कह सकते हैं। क्या होती है? सहज क्रिया भी क्या होती है? जन्मजात। ये क्या होती है? अस्थाई। अस्थाई परिवर्तन वे परिवर्तन है तो जो लंबे समय तक ले, परिपक्वता लंबे समय के लिए, और थकान भी लंबे समय तक, बीमारी, मूल प्रवृत्ति, जन्मजात, सहज क्रिया। और ये अस्थाई होता है। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव क्या होता है? ये अस्थाई होता है। और बाकी क्या होता है? अस्थाई। ये परिवर्तन की प्रक्रिया। अधिगम का मतलब सीखना, ठीक है ना। और सीखते हैं तो कुछ चीज़ें लंबे समय तक के लिए अस्थाई होती है, कुछ समय तक क्या होती है? और कुछ समय के लिए होता है। तो जो अभ्यास होता है, प्रशिक्षण होता है, अनुभव होता है, इसके द्वारा जो सीखा गया ज्ञान होता है वो क्या होता है? अस्थाई। इसके द्वारा जो सीखते हैं वो क्या होता है? अस्थाई होता है। अभ्यास मतलब, अभ्यास को हम ये भी कह सकते हैं, अभ्यास को हम कह सकते हैं नकल करना, नकल करना, ठीक है ना। अवलोकन करना मतलब अनुकरण, ये कह सकते हैं अनुकरण करना, अनुकरण। और क्या कह सकते हैं? अवलोकन। ये अस्थाई होते हैं। जब हम नकल करके सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं तो क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, लंबे समय तक के लिए नहीं होते हैं। और जब हम करके सीखते हो तो लंबे समय तक के लिए अस्थाई होता है। यहाँ तक बातें आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद चलते हैं, हमने सीखा अधिगम। अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, लंबे समय तक के लिए होता है। अधिगम की विशेषता जब बताएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने के बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए वो क्या कहलाते हैं? व्यवहार में परिवर्तन जो आता है वही क्या कहलाता है? अधिगम। जब किसी चीज़ को हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या आते हैं? परिवर्तन। वही परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और कुछ अस्थाई होते हैं, कुछ अस्थाई होते हैं। अस्थाई वो होता है जैसे बीमारी हो गया, थकान हो गया, ठीक है। बीमारी, थकान, परिपक्वता, मूल प्रवृत्ति, जन्मजात, सहज क्रिया, ये सब क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। और ये सब क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। नकल हम हमेशा कंटिन्यू नहीं करते, कुछ ही समय तक के लिए करते हैं। अगर हम बीमार हैं तो क्या है? बीमार रहते हैं हमेशा। थकान है, ये सब क्या कहते हैं? अस्थाई। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं कि जो अधिगम की परिभाषा उसके बारे में देखते हैं। अधिगम क्या है? अभ्यास और अनुभव के कारण आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अभ्यास और अनुभव के कारण आए परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अधिगम की परिभाषा लिख लेते हैं यहीं पे। अधिगम की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, ठीक है ना। अधिगम की परिभाषा कई मनोवैज्ञानिक है, सब अपना अलग अलग मत दिए हुए हैं। तो हम ये कभी छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि अभ्यास एवं अनुभव के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या समझ में आपको भैया? कि अभ्यास एवं अनुभव के कारण, अभ्यास कब होगा? जब क्या करेंगे? हम किसी का नकलन करेंगे, अनुकूलन करेंगे, अवलोकन करके सीखेंगे। तो अभ्यास एवं अनुभव, उसके जरिए जो हमें अनुभव मिलता है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है ना। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आपने क्या सीखा कि अधिगम का संकीर्ण अर्थ होता है सीखना, व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में आए परिवर्तन। व्यवहार में दो तरह से परिवर्तन आते हैं, एक अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी परिवर्तन, बीमारी और थकान को हमने इसलिए डाल दिया कि कभी कभी क्या सीखते, क्या कभी कुछ चीज़ हम करते हैं तो उसमें किसी मतलब सीखने के लिए हमको एक मतलब कुछ सीखना होता है हमको। तो मान लीजिए सीखने का, मान लीजिए हम बाइक सीख रहे हैं, बाइक सीखने में क्या हुआ कि
कि हम कहीं गिर गए, हमको चोट लग गया या हमारा फ्रैक्चर हो गया, तो बीमारी क्या हो जाएगी, वो अस्थायी हो जाएगी। फ्रैक्चर हो गया तो लंबे समय तक के लिए। थकान मतलब जब हम सीखते हैं तो सीखने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, जब मेहनत करेंगे तो क्या होगा, थकान होगी। परिपक्वता मतलब सीखने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर परिपक्वता मतलब परिपक्वता हम उसे कहते हैं किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाना, क्या कहलाता है, परिपक्वता। किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाना क्या कहलाता है, परिपक्वता। तो यहाँ तक बात हो गई। अब इसको आप नोट कर लीजिए और जितने मनोवैज्ञानिक है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये सभी मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना क्या मत दिया हुआ है, तो पढ़ेंगे। हमने अधिगम सीख लिया, अधिगम की परिभाषा क्या होती है, अधिगम अस्थायी होता है और अस्थायी होता है, अस्थायी में कौन कौन होता है, अस्थायी में कौन कौन होता है, ये चीज़ें हमने सीख लिया। अब आते हैं अधिगम की परिभाषा जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक दी हैं। मैं उन्हीं परिभाषाओं को ले रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं, जहाँ से ऑप्शन भी बने हैं आपके और एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पहली परिभाषा हम लेते हैं, ठीक है। पहला लेते हैं क्रो एंड क्रो। किसको लेते हैं, क्रो एंड क्रो। ये क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो भैया क्या कहते हैं कि आदत, क्या कहते हैं, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। आदत, अभिवृत्ति, आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का अर्जन करना। ज्ञान का क्या, आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार है। अब अगला देखते हैं गिलफोर्ड। क्या देखते हैं, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड, गिलफोर्ड क्या कहते हैं भैया, देखिए गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन क्या कहते हैं, व्यवहार में आए, व्यवहार में आए, व्यवहार के कारण, 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 ठीक है ना। व्यवहार के कारण ये कह सकते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन। मतलब हो गया क्या, व्यवहार के कारण व्यवहार में, ये देखिए व्यवहार के कारण व्यवहार में, फिर लिखते हैं व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन करना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये गिलफोर्ड कहते हैं, ये आपके एग्जाम में आया। विलियम्स वुडवर्थ देखिए क्या कहते हैं, विलियम वुडवर्थ, ये क्या कहते हैं, विलियम वुडवर्थ कहते हैं कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, विकास की प्रक्रिया। इन्होंने दो डिफिनेशन दिया। एक दिया क्या, अधिगम, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, और दूसरा डिफिनेशन इन्होंने क्या दिया है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन आदतों, ये कह सकते हैं नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करना या नई आदतों को प्राप्त करना। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करना या आदत को, नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करना क्या कहलाता है, अधिगम। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब नए तरीके से सीखना, नई चीज़ों को मतलब नए ज्ञान मतलब नए चीज़ों को सीखना और नए तरीकों से सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार भैया, विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। दो डिफिनेशन और लिखवाएंगे, ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे। एक है आप लिख लेते हैं B.F. स्किनर और एक लिख लेते हैं गेट्स। B.F. स्किनर, इन्हीं में से एक आपका पूछा गया 2019 में, ठीक है। जब भी पूछता है तो इन्हीं में से पूछता है, तो हम उसी चीज़ को ले रहे हैं, हम उसी को पढ़ रहे हैं जहाँ से बार बार पूछा जा रहा है। तो B.F. स्किनर क्या कहते हैं
कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर क्या, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ठीक है। व्यवहार में उत्तरोत्तर का मतलब होता है आगे बढ़ने और खुद को सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। एक डिफिनेशन और आपका लिखवाएंगे गेट्स का, बस गेट्स आप इतना याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में एक यहाँ से मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि पूछ देगा इनमें से कौन नहीं है, इनमें से पूछ देगा कौन नहीं है, तो ये डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तो गेट्स क्या कहते हैं कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण, प्रशिक्षण क्या भैया, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण आए परिवर्तन, व्यवहार में आए परिवर्तन, प्रशिक्षण एवं, हमने क्या बोला, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन, व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। आप मात्र 3, 2, 5 डिफिनेशन याद रखिए, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन, ये बार बार पूछा जाता है। विलियम वुडवर्थ का कहते हैं अधिगम विकास की प्रक्रिया है। दूसरा डिफिनेशन का है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना। BF शिक्षण करते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया और प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन। ये भी सिटेट नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे में ये डिफिनेशन जो है अधिगम से रिलेटेड है, तो इनका आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि अधिगम के पक्ष कौन कौन से हैं और अधिगम की विधियां क्या हैं, अधिगम के प्रकार कैसे हैं, कैसे मतलब हमको सीखना होता है। चलें, विशेषता को हम लास्ट में देखेंगे। तो ये था हमारा क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड, विलियम्स वुड, नवीन, BF स्किनर, गेट्स। इन डिफिनेशन को आप लोग याद रखिएगा। आदत, अभिवृद्धि एवं ज्ञान का अर्जन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन, अधिगम विकास की प्रक्रिया, ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया, नवीन, ठीक है। क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड। चले आगे, चल अगला हम देखते हैं कि जो अधिगम है, अधिगम के पक्ष कौन है, अधिगम के प्रकार, मतलब अधिगम कैसे कैसे हम अर्जित करते हैं, तो अधिगम की विधियां क्या होगी। अधिगम के पक्ष क्या क्या होते हैं भैया। अधिगम के जो पक्ष हैं उसमें हम लेंगे पहला संज्ञानात्मक मूलक और गत्यात्मक, और तीसरा है भावात्मक एवं संकल्पनात्मक। पहला क्या है संज्ञानात्मक मूलक, मतलब जो हमारे संज्ञान में हो। संज्ञानात्मक क्या है, इसको हम हेडिंग डाल लेते हैं कि ये पक्ष है, ये कह सकते हैं क्या है अधिगम के पक्ष या प्रकार, दोनों कर लीजिए, ठीक है। अधिगम के पक्ष या प्रकार तो डाल लीजिए हेडिंग, अधिगम के पक्ष, ठीक है, एवं प्रकार। बाद में हम इसको अलग अलग कर देंगे कि बालक किस रूप में सीखते हैं, अलग अलग कर देंगे। पहला को लेते हैं संज्ञान मूलक कह लीजिए, चाहे संज्ञानात्मक कह लीजिए, ठीक है। दूसरा और तीसरा, 3 इसमें होता है, तीनों को हमको अच्छे से पढ़ना है। दूसरे को हम गत्यात्मक कह सकते हैं, क्या कहेंगे, गत्यात्मक जानकारी, गत्यात्मक अधिगम। इसको अधिगम कर लीजिए यहाँ पे, संज्ञानात्मक में, ठीक है, गत्यात्मक, आगे डाल दीजिएगा अधिगम, गत्यात्मक अधिगम। और लास्टवा है संकल्पात्मक हो गया, ये तो ये होगा भावात्मक, भावात्मक एवं संकल्पनात्मक, क्या होगा, भावात्मक एवं संकल्पनात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे संज्ञान में हो, हमारे बोध में हो या हमारे
ज्ञान में तो कह सकते हैं जो हमारे मानसिक में हो, हमारे विचार में हो, हमारे तथ्य जानकारी, ये सारे किस में आ जाएंगे भैया कि हमारे आ जाएंगे संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्या क्या लेंगे हम कि आपका हमने क्या बताया, संज्ञानात्मक मतलब जो मानसिक मतलब जो हमारे मन मस्तिष्क में हो, जो हमारे ज्ञान में हो, जो हमारे बोध में हो। ठीक है, या विचारात्मक, और जब हमारे कोई चीज़ हमारे संज्ञान में होती है, हमारे ज्ञान में होती है, तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, और जो हमारे ज्ञान में, जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे संज्ञान में होता है, वो क्या होता है, किसी चीज़ से रिलेटेड तथ्य होते हैं या क्या होते हैं, जानकारी। बात समझ में आएगी। संज्ञान का मतलब जो हमारे पूर्व ज्ञान में हो। संज्ञान मतलब क्या है, जो हमारे पूर्व ज्ञान में हो। और हमारे पूर्व ज्ञान में क्या होता है भैया, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास पड़ोस या परिवार समाज समुदाय में जो चीज़ें होती हैं, जिससे हम डेली क्या होते हैं, परिचित होते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, डेली परिचित होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मानसिक जो हमारे मन मस्तिष्क में स्टोर हो, उसी के अकॉर्डिंग हम विचार करते हैं। और हमारे देखो कैसे संज्ञानात्मक मूलक मतलब जो हमारे मानसिक में, जो हमारे मन मस्तिष्क में जो हमारा स्टोर हो, मन मस्तिष्क में क्या स्टोर होते हैं, तथ्य या जानकारी, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। क्या कहलाता है, संज्ञान मूलक। आगे बढ़े। अगला हमारा गत्यात्मक मतलब होता है कि जो करके सीखना। गत्यात्मक मतलब करके सीखना, तो कर सकते हैं शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया, कहीं मीनिंग गलत होगा तो उसका ध्यान दीजिए। शारीरिक क्रिया। और क्या होता है, शारीरिक क्रिया का मतलब जब हम कोई बॉडी से जब कोई काम करते हैं, जब हम शरीर से अपने कार्य कोई काम करते हैं, तो क्या होता है, अभ्यास करते हैं। क्या होता है, शारीरिक क्रिया या क्या कह लीजिए इसमें, अभ्यास मतलब क्या कह लीजिए, साइकिल चलाना। जैसे साइकिल चलाना सीखना या साइकिल चलाना क्या कहलाता है, ये शारीरिक क्रिया कहलाएगा या अभ्यास कहलाएगा। अभ्यास मतलब किसी कार्य को हम करके सीखने। ये क्या गत्यात्मक मतलब करके सीखना कह सकते हैं, ये करके सीखना। ठीक है, जब कोई चीज़ हम करके सीखते हैं तो ये हमारे मन मस्तिष्क में क्या होता है, लंबे समय तक के लिए अस्थायी होता है। जब कोई चीज़ हम करके सीखते हैं तो ये लंबे समय तक के लिए क्या होता है, हमारे मन मस्तिष्क में अस्थायी होता है। भावात्मक एवं संज्ञानात्मक क्या होता है कि चिंतन करना। क्या होता है, चिंतन करना आ जाएगा इसमें। चिंतन करना और कल्पना करना। चिंतन करना, कल्पना करना। ठीक है, सोचना, दृष्टिकोण में परिवर्तन क्या होता है, कल्पना, सोच, विचार करना। ठीक है, सोच विचार, बात सही है। भावात्मक एवं संकलनात्मक, इसके अनुसार भी हम सीखते हैं, ये पक्ष है। सोच, चिंतन करना, कल्पना करना, सोचना, और क्या लिख सकते हैं, दृष्टिकोण में परिवर्तन। आप देखिए, दृष्टिकोण, इसका मतलब समझते हैं अच्छे से। भावात्मक मतलब हम भावुक कब होते हैं, जब हमने कहा कि चिंतन करने के लिए कोई ना कोई संकेत या क्या होने चाहिए, चिन्ह होने चाहिए। जब कोई संकेत या चिन्ह होता है तब क्या करते हैं, हम चिंतन करते हैं। और चिंतन करने के लिए कोई संकेत या चिन्ह होने चाहिए, तो संकेत और चिन्ह कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे संज्ञान में। संकेत और चिन्ह हमारे संज्ञान में स्टोर होते हैं। उसी के अनुसार क्या होते हैं, हम भावात्मक होते हैं, मतलब भावुक हो जाते हैं। और या तो क्या, भावुक होने के बाद संकल्पनात्मक मतलब हम कल्पना करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, चिंतन कर लेते हैं। और हमारे सोचने समझने या दृष्टिकोण में परिवर्तन मतलब हम जिसको जानते हैं, मतलब उस कोई किसी भी पर्सन को आप जान रहे हैं, तो जब उसकी बात आएगी तो कोई ना कोई संकेत या चिन्ह होंगे, उसके नाम होंगे या उससे रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम, चिंतन। तो चिंतन करने के लिए कोई ना कोई संकेत चाहिए, तो वहाँ से उसका नाम मिल गया। जैसे ही नाम मिल गया तो उससे रिलेटेड सारे जानकारी या तथ्य हमारे क्या है, मन मस्तिष्क में होते हैं। और उसी मन मस्तिष्क में जो जानकारी स्टोर होती है, उसी के हिसाब से हमारा दृष्टिकोण मतलब में परिवर्तन, मतलब हमारा देखने का नजरिया क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जैसे ही चेंज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, गत्यात्मक मतलब शारीरिक क्रिया करना हम स्टार्ट कर देंगे। आइए, ये चीज़ें समझ में आपको नहीं आएंगी। फिर से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके याद करें,
संज्ञानात्मक मूलक, फिर भावात्मक एवं संकल्पात्मक, इसको गत्यात्मक को अलग। जब कोई चीज़ हमारे संज्ञान में होती है, कहाँ होती है, मन मस्तिष्क में होती है, उससे रिलेटेड जब कोई जानकारी होती है तो क्या होता है कि जब उससे संबंधित कोई बात होती है, उससे संबंधित कोई बात होती है कहीं पे, तो हम क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं। ठीक है, भावुक हो जाते हैं। अब भावुक होने एवं संकल्पनात्मक सोच मतलब उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, उसके सही गलत के बारे में सोचने लगते हैं, मतलब चिंतन करने लगते हैं। और चिंतन कब करेंगे, कल्पना मतलब सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। और हमारे क्या है, सोच में भी परिवर्तन हो जाता है कि मतलब एक पर्सन, जिस पर्सन से आप अलग परिस्थिति मिल रहे हैं तो उसको अलग वे में लेंगे, अलग तरीके से उसके बारे में सोचेंगे। और वह कहीं और मिलता है, कहीं अलग स्थिति मिलता है तो आप अलग तरीके से सोचेंगे। मतलब दृष्टिकोण में परिवर्तन, मतलब दृष्टिकोण मतलब देखने के नज़रिया, आपके देखने का नज़रिया क्या होता है, बदल जाता है। तो ये जो 1 2 3 है, इन सबसे क्या होता है, अधिगम। इससे क्या होता है, कोई विशेष जानकारी तथ्य होता है और उसी जानकारी तथ्य के आधार पर क्या करते हैं, हम चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, और हमारे देखने का, सोचने का नज़रिया क्या होता है, बदल जाता है। फिर उसी के हिसाब से हमारा बॉडी क्या होता है, वर्क करना स्टार्ट होता है। और क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, शारीरिक क्रिया करेंगे तो अभ्यास करना, अभ्यास मतलब साइकिल चलाना और करके सीखने पर जोर देना। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अधिगम, अधिगम का अधिगम एक संकीर्ण होता है और एक व्यापक होता है। संकीर्ण मतलब सीखना, व्यापक मतलब क्या होता है कि जो हमारे व्यवहार में आए परिवर्तन, व्यवहार में आए परिवर्तन। एक होता है अस्थायी परिवर्तन, एक होता है अस्थायी परिवर्तन। यहाँ तक बात हो गई थी। फिर हमने सोचा कि अभ्यास और अनुभव के कारण जो हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं, अधिगम। और अधिगम के 5 डिफरेंस हमने बताया, 5 तरीके से हमने सीख लिया। फिर इसके बाद अधिगम के पक्ष कौन कौन से हैं, अधिगम पक्ष या प्रकार कर लीजिए तो इतने तरीके से अधिगम होता है। मतलब सीखने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सीखते हैं कैसे हम, संज्ञान, कुछ चीज़ें हमारे संज्ञान में होती है तो उससे जोड़ के अगली चीज़ को, संज्ञान मतलब हमारे पूर्व ज्ञान। जब भी हमको कोई चीज़ सिखाना हो किसी बच्चे को तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के क्या करना है, उसको आगे हम बढ़ाएंगे, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के उसको क्या करें, हम आगे सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे काम आएगी। तो तीनों चीज़ें आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमारा आता है कि अधिगम की विधियाँ क्या होती हैं। ये नहीं चलते हैं, अधिगम की विधियाँ इरेज कर दे रहे हैं। अधिगम की विधियाँ, अधिगम की विधियाँ, अधिगम किस किस प्रकार से होता है, ठीक है ना, कैसे कैसे होता है। सामाजिक होता है, सामाजिक पक्ष, समाज से भी हम कुछ सीखते हैं। सामाजिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, ये सब क्या है, सीखने के पक्ष होते हैं। आप सीखने के पक्ष में ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संज्ञानात्मक, ठीक है ना, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, सामाजिक। इन तीनों तरह से कैसे क्या होता है, सीखना होता है। संज्ञान मतलब जो हमारे संज्ञान में, जो हमारे पूर्व ज्ञान में हो, जो हमारे किस में हो, संज्ञान में हो, जो हमारे किस में हो, पूर्व ज्ञान में हो। पूर्व ज्ञान और हमारे संज्ञान में क्या होता है, कोई तथ्य होती है या क्या होता है, जानकारी। कोई ना कोई तथ्य होता है या क्या होती है, जानकारी होती है। उसी जानकारी, अब सामाजिक मतलब समाज में रहने से, समाज में हम कैसे सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। और क्या कर सकते हैं, अवलोकन, अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से हम समाज में सीखते हैं। भावात्मक मतलब क्या होता है, जब किसी के बारे में जानकारी आपको होगी तो भावात्मक और संकल्पनात्मक, संकल्पनात्मक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, प्रकार हो गया। विधियाँ क्या होती हैं भैया, विधियाँ किस तरीके से बच्चे को सिखाते हैं, तो बच्चे को अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। और अवलोकन, अवलोकन, अनुकरण मतलब होता है नकल करके, नकल करके सीखना, ठीक है ना। और अवलोकन मतलब होता है, अवलोकन मतलब देख कर, देख कर, ठीक है। और जब नकल करेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, अभ्यास, क्या करेगा, अभ्यास। ये चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी, अभ्यास करके। और क्या होता है, कभी कभी अवलोकन और अनुकरण करके सीखते हैं, कभी कभी क्या होता है, सूझ, क्या होता है, सूझ विधि, ये भी क्या होता है, सूझ होता है। और एक चीज़ क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक, मतलब मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब क्या समझते हैं, जो क्या होती है, जन्मजात होती है। ये क्या होती है, जन्मजात होती है। ये मूल प्रवृत्त्यात्मक क्या होती है, जन्मजात। सूझ को हमने क्यों डाला विधियों में, क्योंकि कभी कभी चीज़ें जो हमारे संज्ञान में होती है या हमारे ज्ञान में होती है तो अचानक से हमारे दिमाग में आ जाता है और वो काम कर जाता है। सूझ मतलब कोई ऐसा तरीका जो अचानक से हमारे माइंड में और काम कर जाए, उसे क्या कहेंगे, सूझ विधि। तो विधियाँ, अनुकरण विधि होती है। अनुकरण को कौन मतलब होता है, नकल करके या अभ्यास करके सीखना। अवलोकन मतलब देख कर। सूझ मतलब जब अचानक से कोई कार्य करे, मतलब अचानक से काम
आ जाना, अचानक से कार्य करना, मतलब अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाना जिससे क्या करना, हम सलूशन को, मतलब जो समस्या उसका समाधान कर सकें। और मूल प्रवृत्त्यात्मक क्या होता है, ये जन्मजात होती है। तो आपको ये समझ में आया अधिगम के पक्ष एवं अधिगम के प्रकार। अच्छा, अब आती है अधिगम की विशेषता। अधिगम की विशेषता के बारे में देखते हैं, अधिगम की विशेषता क्या होती है। चीज़ों को आप लिखते चलिएगा। अधिगम की विशेषता, अधिगम की विशेषता क्या होती है भैया, विशेषता क्या होती है, ये देखिए विशेषता। अधिगम की विशेषता क्या होती है, अधिगम क्या होता है भैया, जन्मजात होता है। अधिगम क्या होता है, अधिगम क्या होता है, ये जन्मजात होता है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो अधिगम जन्मजात किसने कहा है, जो नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि अधिगम क्या होता है, जन्मजात होता है। अच्छा, अधिगम के कारक हमने नहीं पढ़ा, अधिगम की विशेषता की बात पहले हम कारक पढ़ लेते हैं, उसके बाद विशेषता। हमने क्या पढ़ा, अधिगम के प्रकार पढ़ा, अधिगम के पक्ष पढ़ा, अधिगम के कारक, विशेषता को बाद में पढ़ते हैं, पहले कारक पढ़ते हैं। अधिगम के कारक क्या क्या हो सकते हैं, अधिगम के कारक, अधिगम के कारक, अधिगम के कारक में हम क्या कह सकते हैं, आयु कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, विषय, आयु कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आयु कह सकते हैं, परिपक्वता कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आयु कह सकते हैं, परिपक्वता कह सकते हैं। आयु और परिपक्वता, अगर हमारे अंदर परिपक्वता ना तो भी क्या अधिगम अच्छे से नहीं हो सकता। या कह सकते हैं विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप, इसका मतलब क्या समझे, विषय वस्तु का स्वरूप, अगर विषय वस्तु अच्छी ना हो, सरल ना लिखी गई हो, शुद्ध ना लिखी गई हो, बड़े बड़े अक्षरों में न लिखी गई हो, तो बच्चे क्या अधिगम वहाँ से अधिगम को प्रभावित हो कर सकते हैं। अब होता है शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, क्या, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ठीक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, गलत दे गया, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य हो जाएगा। और सीखने का समय, क्या होगा, सीखने का समय भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। सीखने का समय, सीखने का समय, अधिगम को मतलब बच्चे को सीखने में कौन कौन चीज़ें कठिनाई दे सकती हैं, वही क्या कहलाएगा, अधिगम के कारक या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली, क्या ले लिया हमने, आयु भी हो सकता है, परिपक्वता भी हो सकता है, विषय वस्तु का स्वरूप भी हो सकता है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, सीखने का समय हो सकता है, रुचि हो सकती है, क्या हो सकती है, रुचि, क्या पता बच्चे की रुचि न हो, रुचि भी हो सकती है। रुचि के साथ साथ क्या हो सकती है, क्या पता विधियाँ कुछ ऐसी हो जो बच्चे के अनुरूप ना हो, इसके वजह से भी बच्चा नहीं सीख सकता है। क्या पता वातावरण उसको ना मिल पाए, क्या उचित वातावरण, मतलब वातावरण, कहीं ना कहीं अगर उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो भी बच्चा क्या अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। और एक अभिप्रेरणा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा एक होता है आंतरिक प्रेरणा, एक होता है आंतरिक प्रेरणा, और एक होता है भैया बाह्य प्रेरणा, क्या होता है, बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा जब हम अंदर से किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो तो आंतरिक प्रेरणा। बाह्य मतलब जब बाहर से प्रेरित किया जाए उसे कहेंगे बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा कब कब होता है, एक तो पुरस्कार देके कह सकते हैं, ठीक है, एक पुरस्कार देके, और एक क्या कह सकते हैं भैया, दंड देके। तो बालक के अंदर एक पुरस्कार देके और एक दंड देके उसके अंदर क्या है, प्रेरणा पैदा कर सकते हैं। और एक होता है आंतरिक प्रेरणा, जब बालक अंदर से खुद से करने के लिए तैयार हो। जब जिसके अंदर आंतरिक प्रेरणा होती है उससे समझ लिए किसी कार्य को करने में समय बहुत कम लगता है और अच्छी तरीके से बच्चा वो सीख भी जाता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या पता अच्छा विषय वस्तु न हो, बच्चे के मानसिक क्षमता के अनुरूप न हो, ठीक है, आयु भी हो सकता है, क्या पता कक्षा 3 का बालक हो, कक्षा 5 की बुक उठा के दे दें तो भी क्या उसके लिए कारक है। परिपक्वता मतलब उसके अंदर अभी सामंजस्य बनाने की स्थिति नहीं हो। और क्या हो, रुचि के अनुरूप पढ़ाएंगे तब शिक्षा बेहतर हो, क्या पता उसके पढ़ने की रुचि ना हो, आप मेहनत कर रहे हैं, बार बार उसे फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए। सीखने का समय और क्या स्थान, और कह सकते हैं विषय वस्तु, ये सब क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। ये भी अगर फिक्स ना हो तो ये भी क्या एक प्रकार का कारक हो सकता है। वातावरण, जहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं क्या पता वहाँ पे उसको ऐसा वातावरण नहीं मिल पा रहा हो, या उसकी आवाज़ों को दबाया जा रहा हो,
ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, ये होंगे कारक। बात आपको समझ में आ गई कि अधिगम करने के लिए, अधिगम मतलब होने, मतलब अधिगम, जब बच्चे को हम अधिगम कराते हैं, जब सिखाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ उनके लिए बाधा हो सकती है, वही हमारे क्या कहलाएंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम दुर्घटना भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, दुर्घटना, ये भी कह सकता है। दुर्घटना की वजह से क्या पता बच्चा सीखने में खूब अच्छा हो, बहुत बेहतर कर रहा हो, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण उसके अंदर क्या है, हाथ पैर या उंगली या मस्तिष्क में कहीं चोट लग जाए, जिससे क्या हो सकता है, यह भी उसे प्रभावित कर सकता है। समाज का स्वरूप भी हो सकता है। समाज के स्वरूप को हमने वातावरण में हमने डाल दिया। विद्यालय का वातावरण में क्या, विद्यालय का वातावरण कह सकते हैं, क्या विद्यालय का वातावरण। इसमें हम ये कह सकते हैं अध्यापक का पक्षपात या अध्यापक का व्यवहार, पक्षपात व्यवहार, अध्यापक का पक्षपात व्यवहार भी हो सकता है। तो आप दिमाग में ये रखिए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला आयु हो सकता है, परिपक्वता, विषय वस्तु का स्वरूप, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सीखने का समय, स्थान, ठीक है, अध्यापक का पक्षपात व्यवहार या विद्यालय का वातावरण, या अभिप्रेरणा हो सकता है, क्या पता आंतरिक प्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब उसके अंदर वो सीखने के लिए प्रेरित न हो, रुचि और विधियाँ, ठीक है ना, ये सारे क्या होंगे, प्रभावित करने वाले कारक होंगे। इसमें हम लिंग को भी डाल सकते हैं। लिंग को हम क्यों डाल रहे हैं भैया, लिंग को हम इसलिए डाल रहे हैं, कभी कभी पक्षपात व्यवहार आता है ना, इसमें ये कह सकते हैं कि भेदभाव, ठीक है। तो बच्चे कभी कभी क्या होता है, लिंग हो सकता है, जेंडर पक्षपात भी हो सकता है, क्या है, प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है, अधिगम की विशेषता क्या होती है। सभी को एक बार लास्ट में एक साथ लेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अधिगम की विशेषता क्या होती है भैया, अधिगम की विशेषता क्या लेते हैं, अधिगम की विशेषता, अधिगम की विशेषता क्या होती है। विशेषता मतलब क्या होता है, ये अस्थाई होता है। अधिगम क्या होता है, अधिगम अस्थाई होता है। ये जीवन प्रयत्न या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, ये अस्थाई होता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होता है। सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, इसकी विशेषता ये है कि ये प्रयासपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, ये एक सतत प्रक्रिया, ये कह सकते हैं ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ये सतत, इसकी एक विशेषता है कि भैया ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ये सप्रयत्न है, ये क्या है, सप्रयत्न मतलब जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना क्या करेंगे, सीखेंगे। और ये औपचारिक होता है, ये क्या होता है, औपचारिक का मतलब होता है जहाँ पे सभी चीज़ें निश्चित हों, क्या हो, सभी चीज़ें फिक्स हों, सभी चीज़ें, ठीक है, सभी चीज़ें फिक्स हों, सभी चीज़ें क्या हो, निश्चित हो, ये कह सकते हैं। सभी चीज़ें क्या हो, निश्चित हो, जैसे समय, ठीक है, विषय वस्तु, समय, विषय वस्तु और अध्यापक कह सकते हैं। औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जहाँ पे सभी चीज़ें निश्चित हो, जैसे समय, विषय वस्तु, अध्यापक, पाठ्यपुस्तक, ये वही कह सकते हैं, पाठ्यपुस्तक या विषय वस्तु, बातें कही हो गई, समय हो गया, अध्यापक हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ पे फिक्स होती हैं। और वातावरण भी क्या होता है, वहाँ का फिक्स होता है, वो क्या कहलाता है, औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसको में हम एक चार दीवारी के अंदर शिक्षा देते हैं, मतलब जहाँ पे विषय वस्तु, अध्यापक और एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, वातावरण, एक निश्चित स्थान,
एक निश्चित समय, निश्चित विषय वस्तु, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु। विषय वस्तु कहिए चाहे पाठ्य पुस्तक कहिए, बात एक ही है। पाठ्य पुस्तक एक निश्चित विशेष विशेषज्ञ, निश्चित विशेष विशेषज्ञ मतलब एक अध्यापक निश्चित होते हैं। ये क्या होती है, इसकी विशेषता होती है। ठीक है। मानव का सर्वांगीण विकास होता है। मानव का सर्वांगीण विकास इसमें होता है। क्या होता है, मानव का सर्वांगीण विकास। मानव का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, मानव का सर्वांगीण विकास होता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। सर्वांगीण मतलब समझ रहे हैं कि सर्वांगीण मतलब मानसिक, बौद्धिक, ठीक है, शारीरिक, ये सब क्या होते हैं, सामाजिक, सामाजिक, नैतिक, नैतिकता, ये सब क्या होते हैं, ये होता है सर्वांगीण विकास। मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिकता, भावात्मक, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके अंदर मानव का सर्वांगीण विकास होता है। ये नियंत्रित परिस्थिति में होता है, मतलब एक निश्चित हो गया, निश्चित समय, ये सब एक नियंत्रित परिस्थिति में होता है। एक और लिख लीजिए, नियंत्रित, नियंत्रित परिस्थिति। ये नियंत्रित परिस्थिति में, ये क्या होता है, एक नियंत्रित परिस्थिति में होता है और एक निश्चित उम्र से स्टार्ट होकर निश्चित उम्र तक होता है। एक निश्चित उम्र से, एक निश्चित उम्र से, एक निश्चित उम्र से प्रारंभ होकर एक निश्चित उम्र तक होती है। उम्र तक होती है, एक निश्चित उम्र से स्टार्ट होकर एक निश्चित उम्र तक होती है। ठीक है। ये सुनियोजित होती है। क्या होती है, सुनियोजित मतलब एक क्रमबद्ध में होती है, मतलब सुनियोजित। क्या होती है, सुनियोजित। ये क्या होती है, सुनियोजित होती है। प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकते हैं। ये सोद्देश्य, सोद्देश्य मतलब वही होता है, सोद्देश्य, 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 सोद्देश्य होती है। क्या बात समझ में? एक बार फिर से हम बात करते हैं। इसकी विशेषता है कि अस्थायी होती है, जीवन प्रयत्न होती है, ये लगातार चलती रहती है। इसके बाद हम अधिगम का पाठार पढ़ेंगे। कभी तीव्र चलती है तो कभी मतलब कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी इक्वल, ऐसे होता है। तो अधिगम अस्थायी होता है और ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें एक निश्चित उम्र से स्टार्ट होकर एक निश्चित उम्र तक होती है। ये क्या होती है, ये एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये एक निश्चित उम्र से स्टार्ट होकर एक निश्चित उम्र तक होती है। जैसे कि आप देखेंगे 18 साल के पहले कोई क्या जॉब नहीं कर सकता, उसके लिए एक निश्चित उम्र है। 18 साल के पहले आप वोट नहीं दे सकते। तो ये इस अधिगम इसी तरह क्या होता है कि निश्चित उम्र से स्टार्ट होती है, एक निश्चित उम्र तक चलती रहती है। ये औपचारिक होती है, मतलब जहाँ भी इसको सिखाया जाता है वो एक निश्चित समय होता है, निश्चित पाठ्य पुस्तक होती है, निश्चित विषय वस्तु होती है, निश्चित विशेषज्ञ होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके वजह से क्या होता है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, जैसे सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, मतलब सभी पक्षों का विकास होता है एक तरह से, और सभी लक्ष्य को इसमें प्राप्त किया जा सकता है। ये सोद्देश्य होता है, मतलब किसी उद्देश्य के लिए सीखा जाता है। आप आज पढ़ रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य है कि आप यूपी टेट पास करेंगे, तो एक सोद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है और एक निश्चित उम्र। और ये क्या होता है, सुनियोजित होता है। आपको पता है कि क्या करना, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, ईवीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, इंग्लिश, मतलब आपको सब्जेक्ट पता है। तो एक निश्चित पाठ्य पुस्तक है, हमसे पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं और जहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या है, चीज़ें फिक्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि ये क्या है, विशेषता है। आपने क्या पढ़ा कि अधिगम क्या होता है, आप ध्यान से सुनते जाइए। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अधिगम का अर्थ। अधिगम क्या होता है, अधिगम हमने बताया कि अभ्यास और अनुभव के कारण, अभ्यास और अनुभव के कारण जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
अधिगम कहते हैं। अधिगम का संकीर्ण रूप, अधिगम का जो संकीर्ण रूप होता है वो सीखना होता है। और अधिगम का व्यापक रूप क्या होता है कि जो अधिगम का व्यापक रूप होता है कि हमारे जो सीखने के बाद जो हमारे व्यवहार में आए परिवर्तन क्या कहलाता है, व्यापक होता है। और हमने बताया अधिगम एक अस्थायी होता है और एक क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब जो लंबे समय तक के लिए अस्थायी हो, अस्थायी जो क्षणिक हो, कुछ समय के लिए हो। तो जब हम सीखते हैं तो सीखने के दौरान कुछ चीज़ें हम सीखते हैं जो हमारे लंबे समय तक के लिए अस्थायी होता है, कुछ ये सीखते हैं जो क्या हो कुछ ही समय के लिए होता है। जो हमारा अस्थायी होता है परिपक्वता, मतलब किसी कार्य को बेहतर तरीके से करना हम सीख जाते हैं। परिपक्वता, काम करते करते हम थक जाते हैं, तो जब हम सोते हैं तो थकान मतलब कुछ समय तक होती है। तो थकान, बीमारी का मतलब आप समझ लिए कहीं दुर्घटना में आप कुछ हो गया तो सीखने के दौरान वो क्या होता है, अस्थायी होता है। संवेगात्मक, ये क्या होते हैं, अस्थायी। मूल प्रवृत्ति, सहज और जन्मजात प्रक्रिया अस्थायी होती है। अस्थायी क्या होता है, जैसे अभ्यास, हमेशा मेहनत नहीं करते सीखने के लिए। अभ्यास हो गया, प्रशिक्षण हो गया, अनुभव हो गया, ये चीज़ें आप करके सीखते हैं। और जो चीज़ें करके सीखते हैं वो लंबे समय तक के लिए अस्थायी होता है, ठीक है ना। अच्छा, अधिगम के पक्ष कौन कौन से होते हैं, अधिगम कितने तरीके से सीखे जा सकते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक, एक होता है ज्ञात्यात्मक और एक होता है भावात्मक, मतलब संकलनात्मक। संज्ञानात्मक उसे कहते हैं जो चीज़ें हमारे संज्ञान में होती है। संज्ञानात्मक हम उसे कहते हैं जो चीज़ें हमारे क्या होती है, संज्ञान में होती हैं। और संज्ञान में हमारे वही चीज़ें होती हैं जो हमारे क्या होती है, पूर्व ज्ञान में होती हैं। और हमारा पूर्व ज्ञान हमारे परिवेश, परिवार और समाज का होता है। और उसी के जोड़ के जब आगे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और भावात्मक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें संज्ञान में है उसी के आधार पर आप चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। और आपके देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाता है। वो क्या कहलाता है, भावात्मक एवं संकल्पनात्मक। जब आपके अंदर सारी चीज़ें आ गई तो अब कार्य करने के लिए आप सक्रिय होंगे, तो इसको कहीं गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक मतलब क्रिया करना या कार्य करना या अभ्यास करना या साइकिल चलाना सीखना या दौड़ना या खेलना कूदना सीखना क्या कहलाएगा, ये गत्यात्मक मतलब करके सीखना। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और सीखने की विधियाँ क्या होती हैं, एक होता है अनुकरण के माध्यम से, नकल के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, अभ्यास करके, सूझ से, मूल प्रवृत्ति, ये सब क्या होती हैं, ये विधियाँ हैं। परिभाषा में हमने 5 परिभाषा बताया। एक हमने बताया क्या कि क्रो एंड क्रो, एक हमने बताया क्रो एंड क्रो, एक बताया हमने गेट्स, एक बताया बीएफ स्किनर, एक बताया विलियम्स वुड, ठीक है ना। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, आदत। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन कहलाता, अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन कहलाना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड क्या करते हैं, व्यवहार के कारण, मतलब कोई चीज़ सीखने के लिए कोई व्यवहार करते हैं ना, व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तनों क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण आए परिवर्तनों क्या कहते हैं। गिलफोर्ड ने बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तनों क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। विलियम वुडवर्ड क्या कहते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है। और इनका दूसरी डिफिनेशन क्या था कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को सीखना, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना या सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब व्यवहार के कारण, नहीं व्यवहार कारण तो हो गया, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, मतलब सीखते समय और ऊपर जाके सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अधिगम। गेट्स कहते हैं इस प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम। कारक क्या क्या होते हैं हमने बताया, विषय वस्तु का स्वरूप हो सकता है, लिंग हो सकता है, जाति हो सकती है, धर्म हो सकता है। ये सब क्या है, जाति, धर्म, लिंग, व्यक्तिगत विभिन्नता, मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, सीखने स्थान, ये सब क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और अधिगम की विशेषता आप अभी देख लिए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्त आज आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद। ये साइकोलॉजी का क्लास है, ये लगातार क्लास चलेगी। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोग की जो क्लास की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भैया, तब तक के लिए धन्यवाद।